Student 2. X-ray diffraction. In short, it is known as XRD. Okay. So this is the setup of a crystal. तो ये यहाँ जो आप देख रहे हैं, these are atomic planes. ये this is atomic plane. Atomic planes. यहाँ पर क्या किया गया है? We have placed a layer of atoms. एक लेयर, ये जो आप देख रहे हैं, ये पीछे की तरफ नहीं शो किए गए हैं. वैसे पीछे की तरफ भी होंगे. लेयर तो तभी बनेगी जब ये 2D हो. ओके, वो नहीं शो किया गया. मतलब एक प्लेन यानी कि 2D प्लेन को एक लाइन से शो किया गया है. तो आप जानते हैं कि जो क्रिस्टल होता है उसमें एटम्स पीरियोडिकली अरेंज रहते हैं. तो इस डायरेक्शन में एटम्स पीरियोडिकली अरेंज हैं, पीछे की तरफ भी पीरियोडिकली अरेंज होंगे और डाउन एंड अप डायरेक्शन में भी पीरियोडिकली अरेंज होंगे. ओके, ये सेटअप है किसका? एटॉमिक प्लेन या क्रिस्टल प्लेन. ओके, नाउ प्लेन्स के ऊपर नॉर्मल किधर है? दिस इज द नॉर्मल. यानी कि अगर आप कहते हैं क्या डायरेक्शंस आर लाइक दिस, ये एक्स है, ये वाई है, तो नॉर्मल किधर है? जेड. यानी कि कौन से प्लेन्स हैं? ऑल दीज प्लेन्स आर एक्स वाई प्लेन्स. ओके, बट यहां पर ये जो एक्सरे है, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, एक्सरे एंड डिफ्रैक्शन. सो एक्सरे क्या है? एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Electromagnetic waves. X-rays are electromagnetic waves of very short wavelength lambda. ठीक है, is about आप कह सकते हो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, टिपिकल वैल्यू क्या है? टिपिकल वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ. टिपिकल वैल्यू अगर एक ही वैल्यू बतानी है तो टिपिकल वैल्यू आप बताएंगे 1 एंगस्ट्रॉम. टिपिकल वैल्यू ऑफ एक्सरे वेवलेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम. दिस इज टिपिकल वैल्यू. अगर कोई पूछता है कि ऑर्डर बताओ भाई क्या होता है या टिपिकल वैल्यू क्या होता है, दिस इज द टिपिकल वैल्यू. ओके, नाउ अनदर वर्ड यूज हियर इज डिफ्रैक्शन. एक वर्ड तो ये हो गया एक्सरे, दूसरा वर्ड है डिफ्रैक्शन. व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ the wave. Bending of the wave around an obstacle. Around an obstacle, but the condition is size क्या होना चाहिए? Size of obstacle या aperture should be comparable to wavelength. अब यहाँ पर ऑब्स्टेकल कौन है या अपर्चर कौन है? ऑब्स्टेकल है यहाँ पर एटम. तो यहाँ पर क्या है? साइज ऑफ एटम क्या होता है? कंपेरेबल टू एक्सरे वेवलेंथ. साइज ऑफ एटम कितना होता है? टिपिकल ऑर्डर ऑफ एटम, टिपिकल ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम इज 1 एंगस्ट्रॉम. साइज टिपिकल ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम इज 1 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या बेंडिंग ऑफ किसी भी वेव का हो, यहाँ पर कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. बेंडिंग ऑफ एनी वेव अराउंड एनी शार्प ऑब्स्टेकल, ठीक है, इज नोन एज डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन के लिए जरूरी कंडीशन है कि वो जो साइज है, साइज ऑफ अपर्चर, इट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव. ओके, तो यहाँ पर अपर्चर या ऑब्स्टेकल कौन है? एटम. एक एटम. एटम का साइज होता है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम, टिपिकल ऑर्डर. और एक्सरे का वेवलेंथ भी क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम. तो क्या एक्सरे एटम्स एक्सरे को डिफेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस. क्या एटम्स, ठीक है, विजुअल रेडिएशन को डिफेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जो एक्सरेज है, ठीक है, एक्सरेज या XRD कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट XRD कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल, अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. मतलब कि किसी क्रिस्टल के अंदर एटम्स की प्लेसिंग कैसे है वो बता सकता है. क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर होगा.
क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। ओके, अब देखते हैं कैसे करता है काम, हाउ इट वर्क। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वी इंसिडेंट सम एक्सरे, इंसिडेंट एक्सरे एट व्हाट एंगल, ये जो एंगल हम मेजर करते हैं यहां पर वो क्रिस्टल प्लेन से करते हैं, ना कि नॉर्मल से। ऑप्टिक्स में जो एंगल मेजर होता है वो कहां से मेजर होता है, नॉर्मल से, बट यहां जो एंगल मेजर होता है वो कहां से मेजर होता है, क्रिस्टल प्लेन से। इस एंगल को कहा जाता है थीटा बी। क्रिस्टल प्लेन से जो एंगल मेजर होता है उसको कहते हैं थीटा बी। थीटा बी का मतलब क्या है, थीटा बी इज ब्रैग एंगल। ब्रैग इज अ साइंटिस्ट जिनके नाम पर ये रखा गया है, ठीक है, ब्रैग एंगल। ओके, सो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम वेयर, क्रिस्टल प्लेन, नॉट फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, अब यहां से एक्सरे आता है, एटम से टकराया, क्योंकि यहां पर जो वेवलेंथ है एक्सरे का वो किसके कंपेरेबल है, एटम के, तो यहां से डिफ्रेक्ट होकर चला जाता है। ओके, उसका कुछ पार्ट क्या होगा, ये ऐसा नहीं कि सारा का सारा वेव को डिफ्रेक्ट कर देगा, ये वाले जो एटम्स हैं, ओके, क्योंकि एक्सरे ना किसी पर्टिकुलर एक एटम पर आकर नहीं टकराएगा, एक्सरे बीम है ये। ओके, एक्सरे बीम है तो क्या होगा, जब बीम है तो क्या होगा, फैल कर चलेगा ना पूरे में, इट इज एक्सरे बीम। ऐसा नहीं कि एक पतली सी वेव आई एक एटम से टकराई, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। तो जब एक्सरे बीम हम डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, जब एटॉमिक प्लेन से टकराएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ पार्ट इस इंसिडेंट एक्सरे का, मान लिया इसको वन कहते हैं, इस वन जो वन वेव है उसका कुछ पार्ट, तो मैं ऐसे लिखता हूं, वन का कुछ पार्ट यहां से डिफेक्ट होकर वन डैश बन जाएगा। ओके, बाकी सीधे निकल जाएगा, बाकी सीधे निकलेगा इसमें को ऐसे। तो वो जो सीधा निकला रेडिएशन जो इसमें से, मतलब ऐसा हुआ कि आपने ऊपर से भी, मान लिया आपने यहां से बीम डाला, बीम डालने के बाद कुछ बीम तो यहां से टकरा कर वापस चला गया, कुछ आगे चलेगा, कुछ आगे चलेगा, हम उसको यहां दिखा रहे हैं, जो आगे जाएगा वेव उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं टू। कुछ तो टकरा कर यहीं से वापस चला गया, कुछ आगे निकल गया, उसको हम क्या कह रहे हैं, टू। अब जो टू वेव है कौन सा प्लेन से टकराए, दूसरे से, वो भी कितने एंगल पर टकराएगी, यहाँ पर सेम एंगल, थीटा बी। वहां से कुछ पार्ट डिफेक्ट होकर वापस जाएगा, थीटा बी, उसको मैं कह रहा हूँ टू डैश। सेकंड वेव का कुछ टकराकर वापस गया, टू डैश। ठीक, अब आप देखेंगे कि वेव टू डैश वेव वन डैश के मुकाबले कुछ ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। वैसे क्या होगा, थर्ड प्लेन जो तीसरा प्लेन यहाँ दिख रहा है ना, उससे टकरा कर ऐसे जाएगी वेव में। ओके, तो इस तरह क्या होगा, जो ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ये दीज आर पैरेलल प्लेन्स। ओके, सो इन पैरेलल प्लेन्स से टकराकर वेव वापस जाएगी। ओके, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, दिस डिस्टेंस इज आल्सो डी, ये डी है अगर तो ये भी डी होगा, तो ये क्रिस्टल है। पैरेलल प्लेन्स है, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स विल बी सेम, क्योंकि मेजरिंग डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो वेव है यहाँ पर, ये क्या हो, बैंडिंग ऑफ द वेव को क्या बोलते हैं, ये बैंड हो गई वेव, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन हो गया, वेव वन का डिफ्रैक्शन हुआ ये, और ये वेव टू का डिफ्रैक्शन हुआ। नाउ आफ्टर द डिफ्रैक्शन क्या होगा, आफ्टर द बेंडिंग, आफ्टर द बेंडिंग यानी कि डिफ्रैक्शन, ठीक है, द वेव्स diffracted from set of parallel planes. After the diffraction, the waves diffracted from set of parallel planes will be in the position to interfere. यानी कि वो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वेव चल रही हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे भाई, वन डैश, टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश, ऐसे जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे उन सबसे जो वेव डिफ्रेक्ट होकर जाएगी ऐसे, दे विल बी इन द पोजीशन टू इंटरफियर, इंटरफेरेंस होगा। ओके, नाउ इस तरफ क्या लगा होगा, देखो इस तरफ लगा होगा सोर्स, ये कहां से आ रही होगी इंसिडेंट एक्सरे, सोर्स से। ओके, और इधर क्या लगा होगा, जहां वो जाकर टकराएंगे किस पर जाएंगे, वो इधर लगा होगा डिटेक्टर, क्या लगा होगा, इधर लगा होगा डिटेक्टर। ओके, तो डिटेक्टर, ये जो डिटेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे जो इन वेव को डिटेक्ट करेगा, तो डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करता है, डिटेक्टर डिटेक्ट इंटेंसिटी या पावर या एनर्जी। ओके, तो डिटेक्टर, नाउ द डिटेक्टर, ठीक है, कैन डिटेक्ट द डिफ्रैक्टेड वेव्स only if
only if they are destructively interfere, if they are destructively interfered, या constructively interfere, if they are constructively interfere. अगर वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेगी तो वो डिटेक्ट करेगा उनको, अदरवाइज डिटेक्ट नहीं करेगा. ओके, क्योंकि क्या होगा, अगर वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेगी वेव तो वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. ओके, तो डिटेक्टर, ये वाला डिटेक्टर कब डिटेक्ट करेगा वेव्स को, जब इंटेंसिटी मैक्सिमा होगा. ओके, अब इंटेंसिटी मैक्सिमा कब होगा, ये जो दो पैरेलल प्लेन्स हैं वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कब नहीं करेंगी, जब इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा. ठीक है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर. नाउ द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. टेल मी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है. ये पाथ डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. वेयर, चलो भैया एक साथ ही लिख देते. पाथ डिफरेंस देखो, 1 और 2 के बीच का कितना पाथ डिफरेंस है आप देखते हैं क्या. यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं, अगर ये वाला और ये परपेंडिकुलर डालता हूं तो कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल किया वेव, 2 डैश. 2 डैश इज ट्रैवलिंग मोर पाथ. 2 डैश इतना पाथ प्लस इतना पाथ, ये एक्स्ट्रा पाथ है. ओके, आप परपेंडिकुलर डालिए वेव 1 से वेव 2 की तरफ, तो इतना पाथ जो आप देख रहे हैं ये वाला पाथ, दिस इज एक्स्ट्रा. अभी कितना एक्स्ट्रा है, ये जो होगा डी साइन थीटा एक तरफ का होगा, डी साइन थीटा बी ब्रैग एंगल एंड डी साइन थीटा बी ब्रैग एंगल इक्वल्स टू एन लैम्डा. तो कितना पाथ डिफरेंस होगा दोनों वेव के बीच में, 2 डी साइन थीटा बी इक्वल्स टू एन लैम्डा. इक्वेशन नंबर 1, वेयर व्हाट इज डी. डी इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग. इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि अब हमें न्यूमेरिकल करने होंगे ना इंटरप्लेनर स्पेसिंग से रिलेटेड. इंटरप्लेनर स्पेसिंग थीटा भी क्या है, ब्रैग एंगल, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन. क्या क्या वैल्यू ले सकता है, इट कुड टेक 0 1 2 एंड सो ऑन. ठीक है, 4 मैं यहां पर अभी बता देता हूं आपको. 4 all numerical purposes, for all numerical calculations, n should be taken as 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल लिया जाएगा. ओके, unless still for all numerical calculations n would be 1 unless it is not specified in the question. जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं होगा आप बाय डिफॉल्ट कितना लेकर चलेंगे n का वैल्यू 1. ओके, तो ये क्या है, दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग्स लॉ. दिस इज नोन एज ब्रैग्स लॉ, इसको ब्रैग्स लॉ कहते हैं. तो ब्रैग्स लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस है, ब्रैग्स लॉ इज consequence of periodicity of lattice. Periodicity of lattice का मतलब क्या, अगर लैटिस पीरियोडिक नहीं होता तो क्या हमें ब्रैग्स लॉ मिल रहा होता, आंसर इज नो. लैटिस अगर पीरियोडिक नहीं होता तो हमें ब्रैग्स लॉ नहीं मिल रहा होता. क्यों नहीं मिल रहा होता, लैटिस पीरियोडिक है तभी तो हम कह रहे हैं ये डिस्टेंस भी डी है और अगला डिस्टेंस भी डी है और उससे अगला डिस्टेंस भी डी है. ओके, अगर क्या है लैटिस पीरियोडिक नहीं होता तो ये डी होता, अगला डिस्टेंस कुछ और होता, उससे अगला डिस्टेंस कुछ और होता. ठीक है, तभी तो हमें क्या मिल रहा है, ये जो फिक्स पाथ डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, फिक्स पाथ डिफरेंस ये कि भाई वेव 1 डैश 2 डैश में इतना पाथ डिफरेंस, 2 डैश 3 डैश में इतना पाथ डिफरेंस, 3 डैश 4 डैश में इतना पाथ डिफरेंस. ओके, तो पाथ डिफरेंस इज बीइंग कांस्टेंट बिकॉज़ क्योंकि लैटिस क्या है पीरियोडिक है. तो ब्रैग्स लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस है, इट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ लैटिस. लैटिस पीरियोडिक है इसलिए है. ठीक है, तो रिमेंबर दिस फार्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस. ओके, ठीक है, यहां पर लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे. वो हर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तो इसमें ज्यादा मतलब इसके एप्लीकेशन में ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके, तो इस फार्मूले को याद कर लेंगे. अच्छा, अब आते हैं यहां टिपिकल जो एक्सआरडी होता है वो दिखता कैसा है. ठीक है, ये एक्सआरडी ग्राफ है.
ओके। वाई एक्सिस पर जो है क्या होता है, इंटेंसिटी आई, वाई एक्सिस पर होता है इंटेंसिटी आई, एक्स एक्सिस पर होता है 2 थीटा बी। ओके, अब ध्यान दीजिए, व्हाट इज थीटा बी, इट इज ड्रैग एंगल। व्हाट इज 2 थीटा बी, 2 थीटा बी इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, यानी कि डिफ्रैक्शन का एंगल। डिफ्रैक्शन एंगल क्या है, 2 थीटा बी, थीटा बी क्या है, ड्रैग एंगल है। ओके, सो यहां पर क्या है, डिफ्रैक्शन एंगल 2 थीटा बी है। ओके, एंड जो ड्रैग एंगल है वो थीटा बी है। कैसे डिफ्रैक्शन एंगल 2 थीटा बी है, देखिए मान लीजिए लेट्स से दिस इज सम एटम। ओके, ये उसका प्लेन है, इस पर क्या होता है, और भी दिखा देता हूं। इस पर कोई एक्सरे आकर टकराता है ऐसे, और वो ऐसे डिफ्रैक्ट होकर चला जाता है। ओके, अब ये बताइए अगर ये डिफ्रैक्ट नहीं हुआ होता तो सीधा चला होता, अगर ये डिफ्रैक्ट नहीं होता तो ऐसे जा रहा होता या नहीं। इफ इट इज नॉट डिफ्रैक्टेड देन इट शुड हैव बीन गोइंग लाइक दिस। ये एंगल कितना होता, थीटा बी। ओके, तो ये जो एंगल है ये कौन सी वेव है, इट इज डिफ्रैक्टेड वेव, और ये कौन सी वेव है, इंसिडेंट वेव। शायद मैंने आपको बताया होगा कहीं पर कि एंगल हमेशा हेड हेड में काउंट होते हैं या तो वेक्टर के, या टेल टेल में काउंट होते हैं। यानी कि अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं तो या तो एंगल ऐसे माना जाएगा उनके बीच का यूं, ये जो भी एंगल होगा, या उनके हेड किसी उस पर मिल रहे हो आकर ऐसे, तो ये एंगल मेजर होगा वेक्टर के बीच में। कभी ऐसे नहीं होता कि भाई ये ऐसे है, ओके, एंड ये ऐसे है, आप कहें कि भाई ये ऐसे ले लो, चलो ये एंगल जो भी इनके बीच का है वो एंगल, ये एंगल जो है ना इनके बीच का, ये नहीं एंगल दो वेक्टर के बीच का। आपको क्या करना होगा, इस वेक्टर को आगे एक्सटेंड करना होगा, इस वेक्टर को आगे एक्सटेंड करना होगा। अब उनके बीच का एंगल क्या मेजर होगा, ये मेजर होगा। ओके, तो वैसे ही जो है जो एक्सरे आ रहा था यहाँ पर ये, तो ऐसा नहीं कि ये वाला एंगल उनके बीच का एंगल है, नो, दिस एंगल इज नॉट एंगल बिटवीन देम। क्या करना होगा आपको, इसको आगे एक्सटेंड करना होगा वेक्टर को। अब ये जो एंगल उनके बीच का है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, दिस एंगल, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव इज 2 थीटा बी। यही क्या है, डिफ्रैक्शन एंगल। तो ये वाला एंगल नहीं है, कभी इसको लिख लो कि पाई माइनस 2 थीटा बी को हमने एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कर दिया, नो, इट इज नॉट। एंगल हमेशा किसके बीच में मेजर होता है, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन आइदर हेड हेड ऑफ द वेक्टर और टेल टेल ऑफ द वेक्टर, बट नेवर इन हेड एंड टेल। ठीक है, तो ये होगा। नाउ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मैंने बता दिया आपको, तो यानी कि कहीं अगर किसी न्यूमेरिकल में एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, जो डिफ्रैक्शन एंगल दिया है तो उसको पहले आधा करेंगे, तब इस न्यूमेरिकल फार्मूले में लगाएंगे। पता चला जो एंगल डिफ्रैक्शन दिया था वही सीधे लगा दिया, नो, तो डिफ्रैक्शन एंगल से आधा करेंगे तब लगाएंगे। एक बात और ध्यान दीजिए, ये कहां से मेजर होता है ये वाला एंगल, दिस एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द क्रिस्टल प्लेन, नॉट फ्रॉम द नॉर्मल। अगर नॉर्मल से दिया है ना ये एंगल, तो क्या करना होगा आपको, 90 माइनस करना होगा उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे इस डायग्राम में कि भाई ये वाला एंगल अल्फा है, नॉर्मल से बनने वाला एंगल अल्फा है, तो ब्रैकेट लो इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या होगा, ब्रैकेट लो इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या होगा, 90 माइनस अल्फा 2d sin अल्फा होगा या cos अल्फा, इट वुड बी cos अल्फा। cos अल्फा। इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ अल्फा इट वुड बी, दिस वुड बी ब्रैकेट लो, ये ब्रैकेट लो होगा अगर आप अल्फा की टर्म्स में बात करें तो। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, अल्फा वुड बी क्या होगा, 90 माइनस थीटा बी, तो इसमें अगर आप 90 माइनस थीटा बी रखोगे क्या बन जाएगा, cos। तो कभी एंगल अगर नॉर्मल से दिया है तो ब्रैकेट लो ये बनेगा cos की टर्म्स में, नॉट sin टर्म्स। ओके, और डिफ्रैक्शन एंगल दिया है तो आधा करेंगे पहले। ठीक, तो एक्सआरडी का जो ग्राफ होता है वो हमेशा किसके बीच में बनता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो ग्राफ होता है, ठीक है, दिस ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन एक्स एक्सिस ब्रैग एंगल डिफ्रैक्शन एंगल एंड वाई, इसको मिटा देता हूं। तो इट इज ऑलवेज drawn as 2 थीटा बी
ऑन द एक्स एक्सिस, द प्रेशर एंगल ऑन द एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी। ओके, तो आप देखेंगे इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ आपको दिखेगा। तो ये जो पीक्स आपको दिखाई दे रही है, ये पीक ये किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, चाहे पीक छोटी हो या बड़ी हो, इट डजंट मैटर। जितनी पीक्स है, ठीक है, वो क्या शो कर रही है, ऑल पीक्स आर corresponding to Bragg's maximum, Bragg's maximum, यानी कि इन पर सब पर क्या हुआ है, ब्रैग कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा सेटिस्फाई हुआ। ओके, अब ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर क्यों सेटिस्फाई हो रहा है, देखो ये इसका जो लोकेशन है वो यहाँ है, इसका लोकेशन यहाँ है, इस पीक का लोकेशन यहाँ है, इस पीक का लोकेशन यहाँ है, लाइक दिस। Why they have satisfied at different location, different values of, why they have satisfied at different values of angles? भाई इसका जो ब्रैग एंगल होगा पहले वाले का वो अलग होगा, दूसरे वाले का अलग है, तीसरे वाले का अलग है। Why they are so? उसका कारण क्या है, देखो उसका कारण है जो फार्मूला है उसमें देखो आप क्या है, 2d, d में HKL होता है, मैं डाल देता हूँ HKL sin थीटा b इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारा फार्मूला। अब देखिए क्या है, 4 a fixed lambda for a fixed wavelength, यानी कि हम क्या करते हैं, जब हम पाउडर XRD लेते हैं तो उसमें एक फिक्स वेवलेंथ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फिक्स वेवलेंथ, यानी कि मोनोक्रोमेटिक एक्सरे। मोनोक्रोमेटिक का आप पता समझते होंगे, सिंगल वेव, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे। ओके, फिक्स वेवलेंथ यूज करते हैं। तो राइट साइड क्या होगा, फिक्स या वेरिएबल, फॉर अ फिक्स्ड वेवलेंथ इट इज फिक्स्ड या कांस्टेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हम एंगल को वेरी करा रहे हैं। एंगल को वेरी कैसे करा रहे हैं, एक्सरे मशीन के अंदर ये जो सोर्स है उसका एंगल, मतलब उसको ऐसे घुमाया जाता है, जो सोर्स है उसको घुमाया जाता है और डिटेक्टर को भी घुमाया जाता है। ऐसे सोर्स को ऐसे घुमाया जाता है, डिटेक्टर को ऐसे घुमाया जाता है। क्यों घुमाया जाता है, क्योंकि एंगल को बदलना है। एंगल कब बदलेगा, एंगल फ्रॉम द सक्सेसिव प्लेन विल चेंज ओनली इफ यू रोटेट इट। और रोटेशन का स्पीड क्या होना चाहिए, सोर्स एंड डिटेक्टर का सेम होना चाहिए, डिफरेंट, इट शुड बी सेम। क्यों, क्योंकि इस तरफ का एंगल भी थीटा भी है, इस तरफ का एंगल भी थीटा भी है। तो अगर आपने क्या किया, दोनों को सेम स्पीड पर नहीं घुमाया तो क्या होगा, यहाँ का एंगल अलग टाइम तक अलग हो जाएगा और यहाँ का अलग, ठीक है नहीं। तो दोनों को क्या करेंगे, सेम एंगल स्पीड पर घुमाते हैं, तो इट विल रोटेट लाइक दिस, इट विल रोटेट लाइक दिस। तो एंगल बदलेगा, एंगल बदलेगा, ठीक है। एंगल बदलने से क्या होगा, मान लिया आप एंगल को बढ़ा रहे हैं, ओके, एंगल बढ़ाने से क्या होगा, साइन थीटा भी बढ़ेगा घटेगा, ये बताइए। थीटा का लिमिट क्या, थीटा भी क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम। तो थीटा बी की रेंज क्या है, थीटा बी की जो रेंज है वो है मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 90, ये थीटा बी की रेंज है। तो इस रेंज के लिए अगर हम बढ़ाते हैं थीटा बी को 0 से 90 के बीच में, तो साइन थीटा बी जो फंक्शन है ये वाला, वो बढ़ेगा घटेगा, वो बढ़ेगा। इसीलिए प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट या वेरिएबल, किसी भी प्लेन के लिए, किसी भी प्लेन, किसी भी एंगल के लिए इट शुड बी फिक्स। और साइन थीटा भी बढ़ रहा है तो DHKL को क्या रखना होगा, घटेगा, DHKL घटेगा। जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाएंगे साइन थीटा भी बढ़ेगा, DHKL घटेगा। तो यानी कि इस तरफ जाने पर, इस तरफ जाने पर, ठीक है, क्या होगा, इस तरफ जाने पर एंगल बढ़ रहा है, साइन थीटा भी बढ़ रहा है। तो जो प्लेन्स हैं ये वाले, ओके, उनकी ऑर्डरिंग, ठीक है, उनकी ऑर्डरिंग बढ़ती जाएगी, उनकी ऑर्डरिंग बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, देखते हैं। अगर मैं क्यूबिक क्रिस्टल की बात करूं, फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल DHKL क्या होता है, पूरा क्यूबिक क्रिस्टल DHKL होता है A डिवाइडेड बाय अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये होता है किसी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए D का वैल्यू, ओके। तो आप देख सकते हैं क्या, D जो है H के L को बढ़ाने पर घटेगा या बढ़ेगा, इफ यू इंक्रीज H के L वैल्यूज, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना, then it will decrease, interplanar spacing will decrease, ओके। तो इसीलिए क्या है 220 311 आप देख रहे हैं भाई, किसका इसका H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर वैल्यू क्या है, इस वाले का, इसका है 8, इसका है 11 आई थिंक, 9 2 11, इसका कितना है 12, इसका कितना है 16, इसका भी अकॉर्डिंगली कुछ होगा 16,
16 and 24 लाइक ओके। तो आप देख सकते हैं इस तरफ जाने पर एंगल बढ़ रहा है तो HKL भी बढ़ेगा और इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होगा इस तरफ जाने पर कम होगा। DHKL जो है वो क्या होगा डिक्रीज, इट वुड डिक्रीज ये घटेगा ओके। फॉर क्यूबिक क्रिस्टल दी HKL वैल्यू तो इट वुड बी लाइक, ठीक है ये हो गया। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस तरफ जाने पर प्लेन्स की जो ऑर्डरिंग है यानी कि HKL वैल्यूज वो बढ़ती जाएगी ओके ये हो गया। हाँ एक बात और, अगर हम किसी क्रिस्टल को स्ट्रेस या स्ट्रेन देते हैं ठीक है तो क्या होगा, यहां पर मैं लिखता हूं क्रिस्टल अंडर स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो अगर कोई क्रिस्टल स्ट्रेस या स्ट्रेन में है ठीक है तो आप XRD पैटर्न में कुछ चेंज देखेंगे या नहीं, देखिए if crystal is compressed uniformly, the crystal is compressed uniformly तब क्या होगा, then XRD पैटर्न इस पूरे को क्या बोलते हैं, पूरा ग्राफ जो है इसको बोलते हैं XRD पैटर्न ओके। ये XRD पैटर्न है। तो ये XRD पैटर्न crystal compressed uniformly then XRD pattern would be shifted to बताइए towards right या towards left बताइए। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही थी। सर नहीं बोल रहा सर। सर ने म्यूट पे रखा है। उनके पास कॉल आ रही थी। बाहर गए सर, मुझे बता के गए क्या? बोल के गए तो बाहर अभी तो गए हैं। हेलो हाँ सर। I was okay. So I was saying that कि अगर क्रिस्टल कंप्रेस्ड हो यूनिफॉर्मली ठीक है
तो XRD पैटर्न किधर शिफ्ट होगा? कंप्रेस होने का मतलब है D क्या होगा? D जो है वो कम हो जाएगा, D जो है कम हो जाएगा, ठीक है। कम होने पर क्या होगा? वुड बी शिफ्टेड टू लोअर डिफ्रैक्शन एंगल, वुड बी शिफ्टेड टू लोअर डिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। वैसे क्या होगा? इफ क्रिस्टल इज stretched uniformly, stretch का मतलब है DHKL बढ़ा दिया है, then XRD पैटर्न क्या होगा? would be shifted to higher diffraction angle, ओके। ये हमारा पैटर्न है, मतलब इसके मुकाबले जैसे पीक यहाँ दिख रही थी आपको, इस पीक ये यहाँ दिख रही थी, तो ये क्या हो जाएगी? अगर क्रिस्टल को आपने मॉडिफाई कर दिया और मॉडिफाई करके क्या कर दिया? उसको कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने से पीक जो यहाँ थी ना वो यहाँ पहुंच जाएगी, ये वाली पीक, ये पीक यहाँ आ जाएगी, ओके। अगर आपने क्या किया? कंप्रेस किया, तो एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया, कंप्रेस करने पर डी कम होगा तो क्या होगा? एंगल बढ़ेगा ना, उल्टा क्या होगा? शिफ्टेड टू हायर डिफ्रैक्शन एंगल। वैसे क्या होगा? स्ट्रेच DHKL बढ़ेगा तो क्या होगा? शिफ्टेड टू लोअर। तो यानी कि अगर ये वाली पीक अगर कंप्रेस करते हैं आप, तो ये वाली पीक हायर डिफ्रैक्शन एंगल पर टिकेगी, तो पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म शिफ्टिंग होगी, ठीक है। कैसे आप शिफ्टिंग को निकाल सकते हैं? देखिए 2D sin थीटा D equals to n lambda, ओके। implies that अगर हम चेंज निकालें, चेंज तो कितनी चेंज आएगी इंटरप्लैनेट स्पेसिंग में, वो देखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी। यहां पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट है, वैसे मैं आपको एक नहीं बता रहा हूं, ठीक है। जब हम एरर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। चेंज निकालना, ओके। तो यहां पर क्या होगा? अगर आप एंगल में कोई चेंज करते हैं, डेल्टा थीटा भी आता है, तो इस डी में भी चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा वो हम एरर में पढ़ेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बताना शुरू करूंगा, ओके। तो हम शिफ्टिंग निकाल सकते हैं वहां पर कि कितनी होगी, ठीक है। या आप सीधे फॉर्मूला याद करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा इसलिए। तो 2 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, डेल्टा डी बाई डी, ओके। और ये बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा प्लस, ओके, प्लस बनेगा तो 1 बाय cos थीटा बी डिवाइडेड बाय sin थीटा बी डेल्टा थीटा बी। अगर वेवलेंथ में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेल्टा टी इक्वल्स टू चेंज वुड बी माइनस होने पर क्या होगा? डी cot थीटा बी डेल्टा थीटा बी। ये फॉर्मूला लगेगा आपका इंटरप्लैनर स्पेसिंग का चेंज निकालना। ये क्या है? चेंज इन इंटरप्लैनर स्पेसिंग, चेंज इन इंटरप्लैनर स्पेसिंग। इसमें क्या क्या चीजें हैं देख लो आप। चेंज इन इंटरप्लैनर स्पेसिंग, डी क्या है? इंटरप्लैनर स्पेसिंग कब की? जब अनशिफ्टेड था तब की। थीटा बी कब का एंगल है? जब अनशिफ्टेड था तब का। डेल्टा थीटा बी क्या है? चेंज इन ब्रैग एंगल। तो ये आपको क्या दे रहा है? चेंज इन इंटरप्लैनर स्पेसिंग। माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन यही बात को सिग्निफाई कर रहा है कि अगर आप थीटा बी को बढ़ाओगे, मतलब उसमें जो चेंज है वो बढ़ रहा है, तो इंटरप्लैनर स्पेसिंग का जो चेंज है वो घटेगा, ओके, मतलब नेगेटिव आएगा चेंज, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं, ओके। तो क्या हम एक्सआरडी की हेल्प से कंप्रेशन या एक्सटेंशन निकाल सकते हैं? क्रिस्टल में स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। पूरा एक्सआरडी पैटर्न शिफ्टिंग देखकर हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं कितना चेंज आया उसमें, ठीक है। तो ये था एक्सआरडी के बारे में। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन के बारे में। थोड़ा बैक करना सर एक बार। हो गया? यस सर। इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन में, ठीक है, यू नो इलेक्ट्रॉन इन मोशन
electrons in motion behave as a wave. Behaves as a wave. Okay? Electron in motion behave as a wave. ये बात सही है नहीं? The wavelength associated with wave would be क्या होगी? लैम्डा इक्वल टू h by p. कहाँ से? From de Broglie ठीक है फॉर्म क्या रिलेशन डी ब्रोगली रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h by p. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वेव बन जाएगी. ओके, तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे, ठीक है, तो दे कैन क्रिएट अ वेव, दे विल बिहेव एज अ वेव. ठीक है, दे विल बिहेव एज अ वेव. ओके, जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है उसमें हम क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन बीम, और उसका कौन सा नेचर यूज करेंगे? तो डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? सिंस डिफ्रैक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स. प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स, ठीक है, हेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो प्रोड्यूस diffraction similar to X-rays. Electrons can produce diffraction similar to X-rays. समझ के बात या नहीं? तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे जब इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं? तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम यूज करेंगे किसकी जगह? एक्सरे बीम की जगह. तो एक्सरे की जगह क्या यूज हो जाएगा? सिंपली इलेक्ट्रॉन बीम. ठीक है, ठीक है. तो मैं कह रहा था डिफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह ही डिफ्रैक्शन पैटर्न दे सकता है? एक्सरे की तरह. ओके, तो यहां पर ब्रैग्स लॉ would be applicable on Bragg's law would be applicable on electron beam also. तो यानी कि 2d sin theta equals to n lambda जो है वो किस पर लग सकता है? It could also be applied to electrons also. बट यहाँ पर ये क्या होगा? लैम्डा ई. It would be lambda e. ओके, यहाँ पर बस क्या चेंज आएगा? लैम्डा ई क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. इतना फर्क आएगा बस. ओके, अब यहाँ पर P क्या है? P is momentum of electron. P is momentum of electron. ओके, तो रखते जरा. लैम्डा इक्वल्स टू h बाय. सर एक बार लास्ट स्लाइड. हाँ सर क्या? mv. m क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. v क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो यहां पर लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन beam would be kinetic energy of electron beam. ठीक है, in a potential V would be क्या होगा बताइए? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू ev. समझ रहे हैं आप? ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो क्या रख सकते हैं हम?
इसकी जगह लैम्डा कितना हो जाएगा, या तो आप ये यूज करो, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वुड बी h over 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्या, ये इस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा ये h डिवाइडेड बाय 2 MeV मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ev where v is पोटेंशियल, तो लिख दिया मैंने ऊपर, v इज पोटेंशियल। ओके, तो इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करोगे, कहीं पर ev दिया हुआ हो, कहीं पर मोमेंटम दिया हुआ हो तो ये फार्मूला हुआ है, कहीं वेलोसिटी दिया हुआ है तो ये फार्मूला, कहीं वोल्टेज दिया हुआ हो तो ये फार्मूला, और उसको भी सिंपलीफाई करोगे, h फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। ओके, तो आप ये लगा सकते हैं, कहीं पर आपको दिया हुआ हो एनर्जी तो आप ये लगाइए अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी यूज करो किसमें, काइनेटिक एनर्जी यूज करो, काइनेटिक एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, या अगर कहीं वोल्टेज दिया हुआ है सिंपली तो 150 बाय वोल्टेज यूज करो तो आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, क्योंकि वोल्टेज वी रखने से काइनेटिक एनर्जी अपने आप कितना बदल जाएगी, जीवी में। तो दिस फार्मूला नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, तो वेवलेंथ आप निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं इफ इलेक्ट्रॉन बीम is accelerated through 150 volt potential, then कितना वेवलेंथ आएगा, तो वोल्टेज आपने रखा 150 वोल्ट, तो 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ आएगी उस इलेक्ट्रॉन बीम की। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बाकी जो फार्मूला है ये सेम रहेगा, इट वुड रिमेन सेम, बस आपको क्या रखना है इन प्लेस ऑफ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, सॉरी वेवलेंथ ऑफ एक्सरे आपको रखना है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। पीछे जाए यहाँ पर, अब मैं एक काम करता हूँ, एक्सरे के लिए भी ये रिलेशन बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आप वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम निकाल लेंगे आराम से, ये भी इलेक्ट्रॉन बीम का वेवलेंथ है। ओके, सिमिलरली फॉर wavelength of X-ray beam, देखिए अभी मैंने पीछे क्या फार्मूला लिखा, ये वाला, ये क्या एक्सरे के लिए लग सकता है, एक्सरे के लिए फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला फॉर एक्सरे। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे लैम्डा है, के लिए क्या फार्मूला वैलिड होता है आपको पता होगा, hc बाय e, लैम्डा इक्वल टू hc बाय e या e इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ठीक है, एक्सरे का मतलब क्या है, एक्सरे का जो पार्टिकल फॉर्म होता है फोटोन होता है, तो वेवलेंथ क्या होगी उसकी hc बाय e। ठीक है, वेयर e इज एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, एक्सरे फोटोन की जो एनर्जी है वो e है। ओके, ये हो गया हमारा फार्मूला वेवलेंथ ऑफ एक्सरे निकालना। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, इफ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूब, इफ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूब, ठीक है, एट ट्यूब वोल्टेज V, at tube voltage V, if X-rays are produced in a tube at tube voltage V, ठीक है, देन क्या होगा, देन आप रख सकते हैं, देन लैम्डा x वुड बी hc बाय, आप एनर्जी को किसमें रख सकते हैं, ev में। ठीक है, क्या रख सकते हैं आप इसकी जगह, एनर्जी कितनी हो जाएगी, ev। ओके, इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 12,400 डिवाइडेड बाय ev, या तो एनर्जी किसमें, ev में, या सीधे आप ट्यूब वोल्टेज रख सकते हैं 12,400 डिवाइडेड बाय v, आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में, रिमेंबर दिस आल्सो। तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्यूब वोल्टेज, ठीक है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू ट्यूब वोल्टेज, ठीक है ना, वेयर एज एक मिनट दो,
एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो ट्यूब वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि अगर आप पीछे जाओ तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जो वोल्टेज है उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? ठीक है, तो वेवलेंथ ये समझ आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन का ऐसे क्यों है, लगता है ऐसे क्यों, ठीक है ना, क्योंकि ये फोटोन है, फोटोन की एनर्जी जो होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप चाहे ब्रैग लॉ में आप लैम्डा ई यूज करिए, चाहे लैम्डा एक्स यूज करिए, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और डिफरेंशियल बताता हूं, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। ठीक है, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ एक्सरे और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बीम, न्यूट्रॉन बीम can also be used as, electron beam can also be used as a wave, neutron beam can also be used as a wave of wavelength, कितना wavelength, न्यूट्रॉन बीम का wavelength कितना होगा, h/p। ओके, क्या लिख सकते हैं, h बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, या उसकी एनर्जी दी है तो क्या होगा, 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, En क्या है, Kn लिख देता हूं, ठीक है, ये where Vn is speed of neutron beam, speed of neutron beam, Kn is kinetic energy या सिर्फ एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बीम, एंड Mn क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन बीम। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन बीम ये होगा, स्पीड मास ये। अब यहां पर आप ना न्यूट्रॉन बीम को एक्सेलरेट नहीं कर सकते वोल्टेज लगाकर, न्यूट्रॉन बीम कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज। क्यों, इलेक्ट्रॉन हो सकता था ना, यस, ये नहीं हो सकता। आप कहेंगे मैंने क्यों यूज कर दिया यहाँ पर फोटोन के लिए, क्योंकि फोटोन भी तो न्यूट्रल है, फोटोन के लिए यूज क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि एक्सरे ट्यूब प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। मैं आपको बताऊं, एक्सरे ट्यूब में आपने शायद एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा होगा कहीं पर, एक्सरे प्रोडक्शन में जब एक्सरे ट्यूब होती है जहां पर, उसमें क्या होता है, एक्सरे ट्यूब वैक्यूम ट्यूब होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, इसको रखा जाता है पॉजिटिव पोटेंशियल पर हाई, और यहां आप लगाते हैं कोई टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ किलो वोल्ट ऑर्डर का वोल्टेज लगाया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या है, मेटल टारगेट, मैं एक्सरे प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ये मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे। ठीक है, मेटल टारगेट। तो इलेक्ट्रॉन इससे टंगस्टन फिलामेंट से, टंगस्टन फिलामेंट था, ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते और इसकी तरफ एक्सेलरेट होते। ओके, तो ये जो है यहां पर इसको बोलते हैं ट्यूब वोल्टेज। जब ये यहां पर टकराते हैं मेटल टारगेट से तब एक्सरे का प्रोडक्शन होता है।
ये जो आप देख रहे हैं। तो कितनी वेवलेंथ का एक्सरे निकलता है यहाँ पर, ठीक है, कितनी वेवलेंथ का एक्सरे निकलता है यहाँ पर, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटअप था किसका, एक्सरे प्रोडक्शन का सेटअप था, ठीक है, ये दैट यू कैन सी। ओके, तो इसमें यूज हो सकता है, बट न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रॉन पार्टिकल है इसलिए आप उसको उससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इस पर ब्रैकेट लग सकता है, आंसर ये, ठीक है, इस पर भी ब्रैकेट अप्लाई होगा, 2d sin theta b equals to n lambda, okay, can also be applied here, अप्लाई हो सकता है। इसमें वेवलेंथ कौन सा यूज होगा, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में लैम्डा एन, ओके, लैम्डा एन। अब मैंने 3 तरह के डिफ्रैक्शन आपको बताए, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, ओके, उनके यूजेस क्या है। 3 तरह के डिफ्रैक्शन है, तो एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन भी अलग अलग देते हैं, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन XRD कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन crystal lattice structure, crystal lattice structure, यानी कि अगर आपको किसी का लैटिस पता करना हो कि भाई इसका लैटिस सिंपल क्यूबिक लैटिस है या बीसीसी लैटिस है या एफसीसी लैटिस है, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना होगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट सरफेस स्ट्रक्चर, ओके, या मोर्फोलॉजी बोलते हैं उसको, सरफेस स्ट्रक्चर और मोर्फोलॉजी ऑफ अ क्रिस्टल, नंबर 3, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का क्या काम है, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन is used to determine magnetic structure of a solid, magnetic structure of a solid। तीनों के काम अलग अलग है, इसलिए 3 तरह के डिफ्रैक्शन है। एक्सरे डिफ्रैक्शन का काम है, ठीक है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस उसका कहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है वो बताता है कैसा सरफेस है उसका, क्रिस्टल का सरफेस कैसा दिखाई देता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को बताता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है तीनों डिफ्रैक्शन। अब मैं लेता हूं क्वेश्चंस, हैंग हो गया ये, ओके, कहां तक के क्वेश्चन हमने किए थे, उन्नीस, 20, 21, चलो 21 करते हैं और 22, 21, 22, पेज 3। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्रैक्शन टेक्निक हैज द मोस्ट सरफेस सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी, सरफेस सेंसिटिविटी यानी कि सरफेस की स्टडी करनी हो अगर आपको, तो कौन सा बेहतर होगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑप्टिकल का मतलब होता है विजिबल लाइट, ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं ना आपके, उसमें आप क्या यूज करते हैं, विजिबल लाइट। एक्सरे का डिफ्रैक्शन और विजुअल लाइट का डिफ्रैक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। तो अच्छा आगे चलते हैं। बाय यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन वन कैन नॉट ऑब्टेन, क्या नहीं पता लगाया जा सकता, क्रिस्टल स्ट्रक्चर लगाया सकता है, आंसर इज यस। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग आप बता सकते हैं कि कोवेलेंट बनी है या आयनिक बनी है, नहीं। नो, स्ट्रेस स्ट्रेन, यस। ग्रेन साइज,
यस, ओके। बाकी सब पता लगाया जा सकता है एक्सेप्ट दीज, ओके। तो एक्सेप्ट दिस, ठीक है। तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग आप नहीं पता लगा सकते यूजिंग दिस, ओके। ग्रेन साइज का पता कैसे लगाते हैं? जैसे मान लिया इस एक्सिस पर 2 थीटा बी है, इस एक्सिस पर इंटेंसिटी, ओके। तो अगर मान लिया ये पीक है, दिस इज सम एक्स-रे पीक, दिस इज सम एक्स-रे पीक, ये है अनमॉडिफाइड क्रिस्टल, अनमॉडिफाइड, ठीक है। अब क्रिस्टल को मॉडिफाई किया गया है, मॉडिफाई करने के बाद उसकी पीक ऐसे हो जाती है, ये कितनी पीक है? मॉडिफाइड क्रिस्टल, मॉडिफाइड क्रिस्टल की पीक ऐसे। तो क्या मॉडिफिकेशन, मतलब पीक की जो लोकेशन है वो शिफ्ट नहीं हुई है, दोनों पीक कहां है? सेम थीटा बी वैल्यू पर है, सेम 2 थीटा बी वैल्यू पर है, पीक की लोकेशन नहीं शिफ्ट हुई है। लोकेशन जब शिफ्ट होती है तो इफेक्ट किसका आता है? ठीक है, पीक इज एट सेम वैल्यू ऑफ 2 थीटा बी, ओके। जब गो बैक एंड सी, मैंने कहा था जब पीक शिफ्ट होगी तो किसका इफेक्ट है? स्ट्रेस या स्ट्रेन का इफेक्ट है ना, ओके। जब पीक क्या होगी? मॉडिफाइड क्रिस्टल की जो पीक है इट इज ब्रॉडेंड, पीक क्या हो गई है? दिस पीक, ठीक है, पीक इज ब्रॉडेंड, इफ पीक इज ब्रॉडेंड, पीक इज ब्रॉडेंड, ठीक है, एट पीक इज ब्रॉडेंड विदाउट change of 2 theta b, without change of 2 theta b, then it is effect of, इसका effect है, it is effect of grain size reduction, ठीक है। तो अगर हम बल्क से नैनो में जाते हैं, से नैनो क्रिस्टल बनाते हैं, नैनो क्रिस्टल बनाते हैं, बल्क से नैनो बनाते हैं, तब क्या होगा? अगर हम बल्क से नैनो बनाते हैं तो क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे? पीक क्या हो जाएगी? ब्रॉडेंड। तो हो सकता है ये क्या हो, कौन सा नैनो फॉर्म होगा? नैनो, और ये क्या होगा? पॉसिबली बल्क। समझ रहे हैं आप या नहीं? पीक अगर शार्प होगी तो बल्क होगा, और पीक अगर ब्रॉड हो गई है, ठीक है, फैल गई है ना पीक, तो क्या होगा? पॉसिबली इट विल पॉइंट टुवर्ड नैनो क्रिस्टलाइन, मतलब भाई साइज घट गया उसका ग्रेन, ओके। तो ग्रेन साइज पता लगाया सकता है, यस, ब्रॉडनिंग से पता लगा सकते हैं। ये जो क्रिस्टल में ब्रॉडनिंग हुई है ना पीक में, एक्स-रे पीक में ब्रॉडनिंग, उसकी हेल्प से पता लगा सकते हैं कि पॉसिबली कितना चेंज है, ओके। तो स्ट्रेस स्ट्रेन में पीक की पोजीशन शिफ्ट होती है, 2 थीटा भी बदल जाता है, ओके। एंड नैनो जो फॉर्म बनता है, जो उसका क्रिस्टलाइन साइज चेंज होता है, तो ये होता है, ओके। तो 23 24 में कर चुका था, 25 पेज 3 only. बताओ। Circular disc of radius 1 meter each are placed on the plane so that they form a closely packed triangular lattice. Okay. Number of discs per unit area कितना होगा? ठीक है, नंबर ऑफ डिस्क पर यूनिट एरिया। रेडियस कितनी है? रेडियस आर इज 1 मीटर, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है? 2D में एटम क्या होता है?
एटम इन 2D बिहेव एज ए डिस्क। ओके, तो आप बताइए जरा कौन सा प्लेन क्लोज पैक प्लेन होता है? 111 प्लेन ऑफ FCC और 001 प्लेन ऑफ HCG की बात कर रहे हैं। ओके, इसकी एटॉमिक डेंसिटी जानते हैं आप कितनी होती है? रो एन एटॉमिक डेंसिटी 2/√3a²। एटॉमिक डेंसिटी किसी से भी कर लो आप, आंसर सेम आएगा। बताइए कितना है? मैं बताता हूँ। 111 प्लेन पर आधा एटम आया था, आधा नहीं 2 आए थे। मैं बताता हूँ आपको कैसे किसकी बात कर रहा है। आप अगर याद करो, इफ यू कैन रिकॉल 111 प्लेन ऑफ दिस, तो ऐसे रहा होगा। यहाँ था एक एटम यहाँ था, एक एटम यहाँ था, एक एटम यहाँ था, एक एटम यहाँ था, सॉरी ये था और एक ये। तो 2 एटम थे कितने एरिया पर? √3/2a², क्योंकि ये साइड कितना था? √2a, सॉरी √2a। ठीक है, ये कौन सा प्लेन था? इट इज व्हाट? 111 प्लेन ऑफ FCC। ये था सिस्टम यहाँ पर। तो ऊपर हो गया था 4 डिवाइडेड बाय √3a²। ठीक है, अब हमें चूंकि यहाँ रेडियस दिया हुआ है, हमें ए नहीं दिया हुआ है, हमें ये नहीं कहा FCC है, हमें तो जनरलाइज बता दिया है। ठीक है, क्या होता है? 2r = 4 FCC क्या होता है? 2r = a/√2। तो इसको लिखिए जरा, चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2√2, बताइए जरा, 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर कितना होगा? 2√2 का स्क्वायर होगा आई थिंक 8 ना, 4 2 8, हाँ 8 होगा। तो क्या बन रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 2√3 r²। देखना है ठीक है क्या? प्लीज सी एटॉमिक डेंसिटी किसकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ रेडियस। ओके, पुट करिए वैल्यूज। 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 का वैल्यू रखिए। रेडियस कितनी है? 1 मीटर का स्क्वायर। ये आंसर किस में आ रहा है? पर मीटर स्क्वायर में। कितना आ रहा है इसका आंसर बताइए? 0.2886। 0.2886, इट मीन्स 0.29 मीटर माइनस 2 पावर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह आप ले सकते हैं इसको। क्लोज पैक प्लेन था ये। क्लोज पैक प्लेन होने के लिए कितना जरूरी होता है ये? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बताइए, ये नेट में आया हुआ, ये नेट में ही आया हुआ है। सोडियम क्लोराइड का ATF पूछ रहा है। ओके, सोडियम क्लोराइड का ATF पूछ रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द सिस्टम इट इज बीइंग आस्क्ड। तो कौन सा है बताओ? ये तो मैंने निकलवा दिया था ना आपको सीधे। डी है शायद, डी ऑप्शन होगा। NDS। ठीक है ना? इसमें R1 R2 होगा पॉसिबली किसका? R1 पता रखा है, सोडियम का रेडियस R1 है और क्लोराइड का R2 है। ऐसे हो जाएगा। पेज 3 पर ये है। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, ब्रिलियंट जोन की बात तो मैं बाद में करूंगा। मैं आपको बताता हूँ, आप सिंपली अभी इतना याद कर लो, एरिया ऑफ ब्रिलियंट जोन ऑफ एनी ब्रिलियंट जोन। वैसे मैं ब्रिलियंट जोन आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। एनी ब्रिलियंट जोन होता है 2 पाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्रिमिटिव सेल। एपी क्या है? एरिया ऑफ प्रिमिटिव सेल।
प्रिमिटिव सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस। तो मेरा बस कहना इतना है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें आप प्रिमिटिव सेल बता दो बस मुझे कौन सा है। बाकी हम बर्लियन जोन वाला फॉर्मूला तो याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि स्टूडेंट्स को प्रिमिटिव सेल चूज करना नहीं आता। इसके लिए मैं शायद बता चुका हूँ पहले भी आपको कि सभी टाइप का कम से कम क्या आ जाना चाहिए इन द प्रिमिटिव सेल, इन द प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल, ठीक है, एटलीस्ट one atom of each type must come। कम से कम एक एटम सभी टाइप का आ जाना चाहिए। आप मुझे बताओ, मैं प्रिमिटिव सेल में किसको लूंगा? देखिए जरा, एक तो मैं यही वाला ले रहा हूं, इज दिस द प्रिमिटिव सेल जो मैंने ये स्काई ब्लू से किया है, इज दिस द प्रिमिटिव सेल? यस सर। अब आगे चलते हैं, रुक जाओ और करने दो मुझे ड्रॉ। ओके 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 ओके, जो मैंने रेड से ड्रॉ किया, इज दिस द प्रिमिटिव सेल? ओके, वन मोर, जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है, इज दिस द प्रिमिटिव सेल? जो सर रेड से किया है वो। बताइए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, चॉइस आपके पास। कौन सी यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल है? रेड, स्काई ब्लू या ग्रीन? रेड। सर रेड वाला है। रेड वाला यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। पहले आप देखिए स्काई ब्लू क्यों नहीं है। स्काई ब्लू के, अगर मैं स्काई ब्लू को मिटा देता हूं तो आप क्या देखते हैं? स्काई ब्लू के जो कॉर्नर हैं उन पर क्या है? अच्छा ये बताओ, इसमें ये जो भी क्रिस्टल है, इसमें कितने तरह के एटम्स हैं? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर? 3 तरह के हैं। एक छोटा ब्लैक, एक बड़ा ब्लैक, और एक क्या है? एक है व्हाइट, है कि नहीं? 3 तरह के एटम्स हैं यहाँ। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? देख रहे ना आप, ये छोटा ब्लैक, ये बड़ा ब्लैक, ये छोटा ब्लैक, ये बड़ा ब्लैक, और ये व्हाइट। समझ रहे हैं आप या नहीं? अगर आप इसको यूनिट सेल बनाते हैं, इसको, ओके, तो कितने कितने एटम्स आएंगे इसको यूनिट सेल बनाने पर? एक बड़ा ब्लैक, 2 छोटे ब्लैक, एक व्हाइट। इफेक्टिव कितना है? इफेक्टिव पूरा आ गया क्या? क्या इस पर पूरे पूरे एटम आ गए? कितना हिस्सा आएगा इसका? ब्लैक का इतना, व्हाइट का इतना, और जो छोटे ब्लैक है उनका इतना इतना। क्या पूरा पूरा एटम आ सकता है इस पे? चल नहीं, नो सर। नो, इट कैन नॉट बी चूजन एज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्यों नहीं कर सकते? समझ में आई बात? क्योंकि एक एक एटम पूरा नहीं आ रहा है। मैंने कहा है प्रिमिटिव सेल वो यूनिट सेल होगी जिसमें कम से कम हर एक टाइप का एक एक आ जाए। अगर एक भी छूट गया है, पूरा नहीं आ रहा है, तो गलत है आपकी चॉइस। इस पर देखते हैं जरा, बता सकते हैं जो कॉर्नर पर व्हाइट वाले एटम्स हैं, इनका सबके मिला के कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1 आएगा सबका मिलाकर, क्योंकि सबका जो एंगल का सम होगा वो 360 होगा, ठीक है नहीं? तो भले ही इससे कुछ भी बन रहा हो, इससे कुछ भी बन रहा हो, सबका मिलाकर कितना है? 1। तो इस वाली यूनिट सेल में जो मैंने यहाँ पर तो शेड कर देता हूँ, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। कितना व्हाइट एटम आया? 1। ओके, बड़ा वाला ब्लैक काउंट करो कितना है? 1 1। छोटा वाला ब्लैक कितना है? छोटा वाला ब्लैक का है, छोटा वाला ब्लैक है, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। छोटे वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है? छोटे ब्लैक का, छोटे वाले ब्लैक का कंट्रीब्यूशन है आधा। आधा इंटू कितने? 4। तो कितने एटम है? 2 है। तो कम से कम सबका एक एक आ गया ना। एक किसी का, उसमें से किसी का एक से ज्यादा आया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऐसा नहीं कर सकते आपके व्हाइट को आधा ले लिया, बड़े ब्लैक को आधा ले लिया और छोटे वाले ब्लैक को पूरा ले लिया। इट विल नॉट वर्क। मैं कह रहा हूँ सभी टाइप के एटम्स का एक एक आ जाना चाहिए फुल। उसमें से किसी का ज्यादा भी आ रहा है ना तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये प्रिमिटिव सेल है। इसका एरिया बता सकते हो आप? एरिया ऑफ प्रिमिटिव सेल निकाल लो बस अभी, फिर बाद में निकालोगे तो चलेगा। कितना एरिया ऑफ प्रिमिटिव सेल कितना है? इस साइड, दिस साइड इज आई थिंक 2a,
दिस साइड इज आल्सो 2a. ओके, कितना हुआ? दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं ना इसमें. ये देखो, इसको मैं एक लाइन को बना देता हूं. अगर तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो कितना एरिया होगा? सॉरी, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर एरिया होगा इसका. कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया? तो ये बनेगा 2 इंटू क्या, √3/4. साइड कितनी है इसकी? 2a into 2a. 2a का स्क्वायर. कितना बना एरिया ऑफ द डायरेक्ट पेरिमीटर सेल? बताना जरा. 2√3 a square. a स्क्वायर. इतना निकाल दिया हमने. ठीक, अब आप इसका अपने आप निकाल लेंगे. ओके, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, इसका आप निकाल लेंगे. इसको मैं एक बार और डिस्कस करूंगा. मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था यहाँ पर पेरिमीटर के बारे में. ये AFR 2021 का क्वेश्चन तो मैं ला रहा हूं. ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का. बताइए. The picture below are intended to denote two-dimensional lattice with primitive lattice vectors indicated by arrows and the unit cell shaded. Which of the following picture is correct? बताइए. How many different types of atoms you can see? 2 types. 2 types. कम से कम दोनों का क्या आना चाहिए? एक white and other one is black. ओके, तो कम से कम क्या आना चाहिए? दोनों का एक एक आना चाहिए. तो इसमें देखते जरा कितना आ रहा है. हमें छोटे से छोटा वो यूनिट सेल ड्रॉ करना है, छोटे से छोटा करना है जिसमें क्या C हो? option. ठीक है, जिसमें कम से कम एक आए. ओके, इसमें चेक करते हैं. देखो इसमें कितने आ रहे हैं व्हाइट वाले. पूरी तरह शेड कर दिया इसने. देखना जरा, व्हाइट वाले 4 है ना. ये देखो पूरी तरह अंदर है ना ये वाले. Yes sir. 4 व्हाइट है. गलत है? सही है? गलत है ना. ओके, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए. ठीक है, कितने कितने हैं? ये जो व्हाइट एंड ब्लैक एटम है, ओके, व्हाइट एंड ब्लैक एटम जो है, दे विल बिलोंग टू सेम लैटिस पॉइंट और डिफरेंट लैटिस पॉइंट. दे शुड बिलोंग टू सेम लैटिस पॉइंट. ओके, सेम लैटिस पॉइंट है कि नहीं? भाई प्रिमिटिव का डेफिनेशन क्या, आप मुझे बताओ. प्रिमिटिव का डेफिनेशन होता है क्या? प्रिमिटिव का डेफिनेशन होता है कि एक ही लैटिस पॉइंट पर सारे आने चाहिए. जितने भी हैं. कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं. ठीक है, तो ये है. ओके, अब बताइए. ये तो है नहीं, तो पक्की बात हो गई. इसको देखें, ये सही लग रहा है क्या आपको? No, only ये तो black. बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है. ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें तो व्हाइट को कवर ही नहीं कर रखा, और कर भी रखा होगा तो अगर इन्होंने कुछ बनाने में गलती की होगी तो आधा कवर कर रखा होगा. तो ना तो ए है ना बी है. अब बचते हैं बी एंड सी. बताइए, बचते हैं बी एंड सी. C. चलिए, सी में क्या है? सी को अगर हम देखें तो एक ब्लैक और व्हाइट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा सबका मिलाकर? इसमें क्या होगा? एक ब्लैक प्लस एक व्हाइट. इसमें क्या होगा? इसमें बताइए, शेडेड पोर्शन में एक ब्लैक प्लस एक व्हाइट. ओके, तो इनमें आ जा रहा है. देखो ना, सबका कम से कम एक एक आ जा रहा है जो मैंने बताया था. तो या तो सी ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा. अब बात आती है लैटिस वेक्टर की. ठीक है ना. तो जो लैटिस वेक्टर होता है वो क्या होता है? लैटिस वेक्टर जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है? यहाँ पर लैटिस पॉइंट्स. 2 lattice points को. 2 लैटिस पॉइंट्स को, या 2 एटम्स को. 2 नियर बाय लैटिस पॉइंट को करता है नहीं? यस सर. लैटिस Yes, वेक्टर 2 नियर बाय लैटिस वेक्टर को कनेक्ट करता है, ना कि एटम्स. ओके, तो आप बताओ कौन सा होना चाहिए? C option. सी ऑप्शन सर. ऑप्शन सी. सी. सी किसको कनेक्ट कर रहा है देख तो लो पहले आप. लैटिस पॉइंट जो है ये ब्लैक और ये व्हाइट एक ही लैटिस पॉइंट पर है, डिफरेंट लैटिस पॉइंट पर है? बताओ भाई. दे आर बिलोंगिंग टू सेम लैटिस पॉइंट और डिफरेंट लैटिस पॉइंट.
सेम सेम है। ओके, तो लैटिस पॉइंट दूसरा कब होगा भाई आप समझिए, मैंने ब्लैक एटम पर लैटिस पॉइंट कनेक्ट कर दिया, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, रेड डॉट लेता हूँ, रेड डॉट का मतलब लैटिस पॉइंट। मैंने कहा था ना लैटिस पॉइंट आप कहीं भी बिलोंग करा सकते हो, दोनों में से कहीं भी, बीच में भी या किसी एक पर भी। तो अब जो रेड डॉट देख रहे हो आप, ये लैटिस पॉइंट को दिखा रहा है, रेड डॉट इज लैटिस पॉइंट। ब्लैक पर मैंने लैटिस पॉइंट दे दिया क्योंकि दोनों एक ही लैटिस पॉइंट पर हैं, ये दोनों एक ही लैटिस पॉइंट से बिलोंग कर रहे हैं। इस पर भी ऐसे कर देते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? दो लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला वेक्टर बी होगा सर, टिप्पो। बोलिए भाई, सी या बी? प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर कौन होगा जो दो नियर बाय लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट करे या दो एटम्स को कनेक्ट करे? टू नियर बाय लैटिस पॉइंट्स को सर। बी होगा ऑप्शन या सी? बी सर। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये प्रिमिटिव सेल है, बिल्कुल है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये प्रिमिटिव सेल है या नहीं? शेडेड पोर्शन, ये प्रिमिटिव सेल है, ये प्रिमिटिव सेल बिल्कुल है, आपकी बात बिल्कुल जायज है, ये प्रिमिटिव सेल है। ओके, ये प्रिमिटिव सेल है। एक मिनट दोनों, हाँ जी सर, हम ये जो व्हाइट वाला है सर्कल, इसको लैटिस पॉइंट नहीं मान सकते? किसको? जैसे ब्लैक वाले भी आपने लैटिस पॉइंट दिया हुआ है, हाँ, और अगर हम व्हाइट वाले को मान ले तो ऐसे नहीं हो सकते? अगर हम व्हाइट वाले को मान लें, हाँ मान लो व्हाइट वाले को मान सकते हो आप, ठीक है। तब व्हाइट से व्हाइट होता लैटिस पॉइंट, तब व्हाइट से व्हाइट लैटिस पॉइंट होगा ना, तो फर्क तो कुछ नहीं आना उससे। तो सी में तो व्हाइट से व्हाइट नहीं होगा? एक मिनट, सी में व्हाइट से व्हाइट, हाँ ये भी बात आपकी सही लग रही है मुझे। एक मिनट रुक जाओ भाई, अभी बात तो सही है आपकी। व्हाइट से व्हाइट और स्मॉलेस्ट एरिया है ना, स्मॉलेस्ट एरिया एंड व्हाइट से व्हाइट, ठीक है। एक मिनट दो मुझे जरा, अगर मैं व्हाइट पर लैटिस पॉइंट मानता हूं तो यहाँ पर है व्हाइट वाली जो लाइन है, अगर मैं इसको प्रिमिटिव सेल लेता तो इसमें ब्लैक आया ही नहीं। ओके, और अगर मैं इसको लूंगा तो दो व्हाइट एक ब्लैक आता है ना। तो क्या इसके रिपीटेशन से बन जाता है? आई डोंट थिंक सो। नहीं बनेगा सर। इसके रिपीटेशन से नहीं बन रहा है, क्या इसके रिपीटेशन से बनेगा? एक काम करो, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर, है ना। लीव दैट हियर, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, 10:05 हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको एक बार और डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ओके। तो इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल। सर इस क्वेश्चन में ना 27, हाँ हाँ सर, इसमें अगर इनके सभी ब्लैक लाइक 3 एटम्स हैं यहाँ पे, ब्लैक स्मॉल एंड ब्लैक बड़ी साइज का है, अगर वो दोनों सेम ही साइज के होते हैं और एक व्हाइट होता है, इन्हें 2 एटम होते हैं, तो फिर हमारा प्रिमिटिव सेल कौन सा होता है? क्या होते हैं? यहाँ पे 2 ब्लैक वाले एटम अलग अलग साइज के, तो हम 3 एटम मान रहे हैं ना। हाँ, अगर इनकेस दोनों सेम साइज के होते ब्लैक वाले और एक व्हाइट डिफरेंट होता तो 2 एटम होते, तब हमारी प्रिमिटिव सेल कौन सी होती? सेम होती, क्योंकि व्हाइट को एक लाना है ना पूरा, व्हाइट तो तभी आ पाएगा जब ये बनाए। तब क्या होता है, एक में मर्ज हो जाता, प्लस हो जाता, 3 ब्लैक हो जाते और एक व्हाइट, ठीक है। चलो तो शुरू से स्लाइड दिखा देता हूँ, उस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 को होल्ड पर डाल दें, ठीक है। सर एक बार थर्ड और फोर्थ स्लाइड दिखा दो, नेट की रेंज चली गई थी। ठीक है, सर हेलो सर, आपने कहा ना न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन का यूज हम मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स मीन सर जैसे कोई फेरोमैग्नेटिक है या एंटी फेरोमैग्नेटिक है, इस तरह। अच्छा सर। और सर जैसे इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन में आपने बताया सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस मतलब सिर्फ आउटसाइड का सॉलिड, हाँ, मतलब जो सरफेस है उसका कैसा है ये देखने के लिए, क्रैक्स है उसके अंदर, क्रैक्स मतलब नहीं है। रफ है या फिर प्लेन है? हाँ हाँ, सरफेस के एटम्स को देखते हैं। ओके देन, बाकी